Hello students, our today's class is in continuation with our previous class, that is in the chapter of wave optics. In that chapter, I described electromagnetic nature of light. Today, I will explain Huygens principle and temporal and spatial coherence. आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम आते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल किस तरह से आया, पहले उसको हम लोग जान लें। सर्वप्रथम यह माना गया था कि लाइट जो है वह travels in the form of corpuscle or you can say particles. प्रकाश जो है वह कण के रूप में गमन करती है and this theory was called Newton's corpuscular theory. न्यूटन ने इस थ्योरी को सबसे पहले दिया। हिंदी में उसको कहते हैं न्यूटन का कणिका सिद्धांत, कि प्रकाश कण के रूप में गमन करती है। ये मानने के बाद फिजिक्स में कोई भी डिस्कवरी जब होता है तो पहले कुछ एज्यूम किया जाता है, लेकिन उस एजम्पशन का एक बेस होता है। ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी एज्यूम कर लिए और फिजिक्स का एक थ्योरी बन गया। ऐसा होने से तो हर कोई फिजिसिस्ट हो जाता, लेकिन उसके पीछे कुछ बेस होता है और उस थ्योरी को लेकर एक फॉर्मूला वगैरह जो भी हो डेवलप करना पड़ता है। वो एक थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, उसके बाद उस पर आधारित एक्सपेरिमेंटल एविडेंस किया जाता है। अगर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मिल गया बेस्ड ऑन दोस थ्योरी एंड एजम्पशन, तो उस थ्योरी को साइंस में मान्यता मिलता है। अगर नहीं एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हुआ तो कितना भी अच्छा थ्योरी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, हर तरह का मैथमेटिकल एनालिसिस से उसको डेवलप किया गया हो, फिर भी उसको फिजिक्स में मान्यता नहीं मिलेगी जब तक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं होता है। तो न्यूटन ने जब यह माना कि न्यूटन की प्रकाश कण के रूप में गमन करती है, तो उस समय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को यह थ्योरी मानकर प्रूफ किया गया। और न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी में यह भी माना गया कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। और यही दोनों एजम्पशन पर प्रावर्तन का नियम और अपवर्तन का नियम प्रूफ हो जाता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन रियल एक्सपेरिमेंटल फिजिकल लॉज है। और यह थ्योरी बहुत दिनों तक चला, लेकिन बाद में और भी नई नई घटनाओं का बारे में वैज्ञानिकों ने देखा, जिसमें मुख्य है इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। अब इनको जब न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई तो न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी फेल कर गई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी गलत हो गया? नहीं, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी सही है, लेकिन सिर्फ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए। तब फिर उस समय और वैज्ञानिक हुए, जिसमें प्रमुख हैं हाइजेन, फ्रेस्नेल, यंग्स, etc। उन लोगों ने अब कल्पना किया कि ना लाइट कण के रूप में नहीं, बल्कि वह एक तरंग के रूप में गमन करती है। लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। और जब ये चीज मान लिया गया तो जो इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन घटनाएं जो मिल रही थी प्रैक्टिकली, उन सबों का एक्सप्लेनेशन हो गया। माने पहले वहां पर ऑब्जर्वेशन हुआ, लेकिन ऑब्जर्वेशन क्यों हो रहा है, इस क्यों कैसे का जवाब तो फिजिक्स ही देता है। तो क्यों कैसे का जवाब मिल जाता है अगर हम अपने एजम्पशन को चेंज कर दें कि light does not travel in the form of corpuscle but it travels in the form of wave।
तो इंटरफेरेंस डायरेक्शन फिनोमेनन का पूरी तरह से हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया, वैज्ञानिकों ने एक्सप्लेन कर दिया और उसको मान्यता मिल गई फिजिक्स में। बाद में देखा गया कि लाइट वेव के रूप में तो ट्रेवल करता है, बट इट इज ए ट्रांसवर्स वेव। वेव है तो वेव के भी दो प्रकार होते हैं ना, एक ट्रांसवर्स एक लॉन्गिट्यूडिनल। तो लाइट के किस तरह का वेव है इसका पता लग गया कि लाइट ट्रेवल्स इन द लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। और यह तय तब हुआ जब फेनोमेनन ऑफ पोलराइजेशन के बारे में पता चला। पोलराइजेशन ऑफ लाइट गिव्स द एविडेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। अब सब कुछ स्पष्ट हो गया और वेव थ्योरी ऑफ लाइट के द्वारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी प्रूफ हो गया, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी प्रूफ हो गया। जितने भी ऑप्टिकल फेनोमेनन आज तक है अवेलेबल, हर चीज को एक्सप्लेन करता है कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव एंड इट इज ए ट्रांसवर्स वेव एंड इट इज वन ऑफ द फैमिली ऑफ वन ऑफ द members of family electromagnetic light या electromagnetic nature of light। electromagnetic nature of light में बहुत तरह का वेव होता है, जिसमें है लाइट वेव, और अगर हम वेवलेंथ को इंक्रीज करेंगे तो मिलेगा इंफ्रारेड, रेडियो वेव, और वायलेट का जो वेवलेंथ है उससे नीचे जाएंगे तो अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज। तो कॉस्मिक रेज से जो और रेडियो वेव तक इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ वेव होता है, ये पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहे जाते हैं। सबका प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग अलग है, सब अलग अलग तरीके से डिटेक्ट होते हैं, उनका प्रोडक्शन डिफरेंट तरीके से होते हैं और सबका वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वैल्यू अलग अलग है। लेकिन एक प्रॉपर्टी जो है वह कॉमन है, वह क्या? ऑल दी वेव्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। यही एक कॉमन प्रॉपर्टी है। मतलब जो भी वेव का हमने नाम लिया, कॉस्मिक रेज से लेकर रेडियो वेव तक, ऑल ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव एंड दे मूव विथ वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब लाइट वेव जो है वह क्या है? वह विजिबल है। लाइट वेव में 7 कलर हैं, विब्ग्योर, वायलेट से लेकर रेड तक। विब्ग्योर से हर कलर को हम कह सकते हैं। हर कलर का वेवलेंथ अलग अलग होता है और ये विजिबल होता है। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कॉस्मिक वेव से लेकर रेडियो वेव तक है और जो लाइट वेव है वह विजिबल होता है। और रेड का ऊपर का वेवलेंथ और वायलेट के नीचे का वेवलेंथ, दीज आर इनविजिबल, वह अदृश्य होते हैं। लाइट तो दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको विजिबल स्पेक्ट्रम कहा जाता है। खैर, अब इतनी सारी बातों के बाद अब यह प्रूफ हो गया कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव एंड इट इज ए ट्रांसवर्स वेव। तो इस सिद्धांत को देने के लिए हाइजेंस सबसे पहले आए और उन्होंने एक सिद्धांत दिया, हाइजेंस प्रिंसिपल, कि वेव के रूप में ट्रेवल तो करता है, ठीक है, लेकिन वह किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक विथ वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट ट्रेवल करेगा। तो उसी के लिए हाइजेंस प्रिंसिपल है। और हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है? इतनी चीज जो हमने हिंदी में कहा वह फिर सारा का सारा लिखा हुआ है। और हाइजेन ने यह कल्पना किया कि कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है तो उससे लाइट वेव के रूप में ट्रेवल करेगा, एक खास समय में एक खास दूरी तय करेगा। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है तो टी समय में ct दूरी। तो ct दूरी पर अगर हम लोग एक वेव फ्रंट की कल्पना करेंगे तो उसको कहा जाएगा प्राइमरी वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या होता है? पिछले क्लास में बताया गया है। वेव फ्रंट आर द लोकस ऑफ ऑल such points whose distances are same from the source of light। तो यहाँ पर जैसे इस चित्र में XY जो एक वेव फ्रंट लिया गया है उसको हम कहते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट। इसका नाम है प्राइमरी
वेव फ्रंट XY। अब क्या है कि ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस प्राइम, इसमें क्या पॉइंट होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ। अब वेव कैसे अब ट्रेवल करेगा उसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से दिया गया, और ये सब का होता है क्या, ये सब इस तरह से एक्सप्लेन करके हम लाइट के गमन को बारे में जानते हैं और दिमाग में ऐसा चित्र बनाते हैं कि ऑल द पॉइंट्स ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट आर इन सेम फेज एंड इमिट सेकेंडरी वेव साइमल्टेनियसली, एक साथ। जो कि हम पिछले क्लास में निकाल सुने, एक साथ का मतलब ऐसा नहीं कि यहां से वेव निकला सेकेंडरी वेव, फिर कुछ समय के बाद यहां से, कुछ समय के बाद यहां से, ऐसा नहीं, एक साथ, बिकॉज ऑल आर इन द सेम फेज। अब क्या करते हैं कि एक कल्पना है यहां, वह क्या है कि टेकिंग ऑल द पॉइंट्स एज सेंटर एंड ए पर्टिकुलर डिस्टेंस, फिर कोई समय टी ले लिया तो सिटी दूरी को, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को रेडियस लेकर इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ किया गया। इमेजिनरी है ये सब, एवरीथिंग इज इमेजिनरी। अब इस हर इमेजिनरी स्फीयर को टच करता हुआ दो प्लेन खींचा गया। ये प्लेन, इसको लाइन मत समझो, ये प्लेन है x1 y1 और x2 y2। इन दोनों प्लेन का नाम रख दिया गया सेकेंडरी वेव फ्रंट। सेकेंडरी वेव फ्रंट यानी कि प्राइमरी वेव फ्रंट से लाइट यहां से यहां तक कैसे ट्रेवल किया उसके बारे में इतना देर तक बोलना पड़ा। लेकिन यह जो बैकवर्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट है x2 y2, इट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। व्हाई? बिकॉज लाइट वेव ऑलवेज ट्रेवल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये लाइट वेव का ट्रेवल फॉरवर्ड डायरेक्शन का डायरेक्शन है, शो किया गया है फिगर में। फिगर टेल्स एवरीथिंग। अब इस सेकेंडरी वेव फ्रंट का फिर हर एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरफ व्यवहार करेगा। वर्चुअल सोर्स, रियल सोर्स तो एक ही है एस। अब फिर हर पॉइंट से सेकेंडरी वेव इमिट होगा। इसके बाद भी जो सेकेंडरी वेव हमको मिलेगा ना, वो अभी सेकेंडरी नाम होगा, उसका नाम बदला नहीं गया है। यानी इसके बाद जितना भी वेव फ्रंट हम कंसीडर करेंगे दैट इज सेकेंडरी वेव फ्रंट। और इस तरह से लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट c के द्वारा के रेट से ट्रेवल करेगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन सोर्स ऑफ लाइट के चारों ओर इन 4π ज्योमेट्री। इस तरह से हाइजन ने वेव के रूप में लाइट कैसे ट्रेवल करता है उसके बारे में कहा गया। और इस पूरे सिद्धांत को हम यह भी नाम दे सकते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। वेवलेट इज द प्लूरल ऑफ वेव फ्रंट। इतना सारा बात जो हिंदी में अभी तक कहा गया उसी को अब हम पढ़ रहे हैं। यहां लिखा हुआ है, ये तुम्हारा नोट हो गया। यू कैन नोट डाउन दिस। According to Newton, it was assumed that light travels in the form of corpuscle particles and is called Newton's corpuscular theory of light, and it travels along a straight line. This theory only explains the laws of reflection and laws of refraction of light. But after the discovery of interference, diffraction and polarization, the corpuscular theory of light fails to explain this phenomenon. Then Huygens, Fresnel assumed that light does not travel as corpuscle, but it travels in the form of a wave, and it is a transverse wave after the discovery of polarization. This wave theory of light explains all the optical phenomenon so far known. अब मान लो कि कोई ऐसा ऑप्टिकल फेनोमेनन आएगा जो कि वेव थ्योरी भी नहीं एक्सप्लेन कर सके, डेवलप होगा नया थ्योरी, एक्सप्लेन करेगा। साइंस तो इसी तरह से प्रोग्रेस करता ही रहता है, साइंस का एंडिंग नहीं है। वह क्या करता है, जब तक ट्रुथ न मिल जाए तब तक खोज चलता रहेगा। ट्रुथ कब मिलेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। एनीवे, तो अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, लाइट फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट propagates in the form of wave and emits in all direction from the source of light. Let S, here S is shown here, let S is a source of light and XY is primary wave front. WF means wave front. According to Huygens, all the points हम discuss कर चुके हैं on the primary wave front are in same phase and emit secondary waves in the same form as the principal waves. Taking the points on the primary wave front
WF wavefront as center and a particular distance as radius, draw imaginary spheres. These two imaginary spheres, x1, y1 and x2, y2 are called secondary wave front. But the backward secondary wave front x2, y2 is not considered because light wave always travel in the forward direction. When the primary wavefront is assumed at a small distance from the source of light, then it is called primary spherical wavefront. क्योंकि small distance पर यह देखने में spherical type का है, इसलिए जैसा काम वैसा नाम. And when the primary wavefront is assumed at a large distance, बहुत दूर जाएंगे तो जो spherical nature का जो कर्वेचर है वह बढ़ता जाएगा और बहुत दूर जाकर उसका स्मॉल पार्ट लेंगे तो वह किस तरह का मालूम होगा, एज ए प्लेन. इसीलिए कहा गया है एंड व्हेन द प्राइमरी वेवफ्रंट इज अज्यूम्ड एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी प्लेन वेवफ्रंट. लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल बताया था कि लाइट फ्रॉम सन reaches the earth in the form of primary plane wavefront. So this is all about our Huygens principle. अब हम लोग दो definition पढ़ना है as per syllabus of GE4, and these two definitions are what do you mean by temporal and spatial coherence. इसके बारे में this is just in definition के तौर पर हमको लेना है और इस टेम्पोरल और स्पेशियल कोहेरेंस से रिलेटेड जो फेनोमेनन होगा वह अगले क्लास में उसके बारे में बताया जाएगा. तो पहले ये समझ लो कि व्हाट डू यू मीन बाय कोहेरेंस. तो उसका जवाब है कि कोहेरेंस इज ए मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ डिफरेंट वेव फ्रंट और पार्ट ऑफ वेव फ्रंट to interfere with each other when the wave fronts are combined as an interferometer. Interferometer जैसे माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, उसमें एक रिफ्लेक्टेड पोर्शन से वेव फ्रंट रिटर्न होता है और एक रिफ्रैक्टेड पोर्शन से जाता है. दोनों एक पॉइंट पर जाकर इंटरफियर करते हैं. वो अलग चीज है, हम जस्ट बहुत ब्रीफ में बोल रहे हैं. दोनों इंटरफियर करते हैं टेलीस्कोप में और उस टेलीस्कोप में हमको इंटरफियरेंस पैटर्न मिलता है. अब इंटरफेरेंस पैटर्न क्या है वो बताया जाएगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जब हम शुरू करेंगे उसमें. तो वह क्या हुआ, टेम्पोरल कोहेरेंस के रूप में आएगा. to interfere with each other as an interferometer. It can also found as the measure of the ability of two waves to interfere with each other. अब coherence दो तरह का होगा. There are two types of coherence. Number one, temporal coherence, and its definition is written here. It is related to phase difference. It is related to phase difference maintained over a specific time of distance of preparation and is observed by interference effect. इसको पढ़ लोगे ठीक ढंग से. Good spectral purity, which is nothing but a small band width, gives a high degree of temporal coherence. It is written in very short, just as short note. और ये सब short note में ही प्रायः आते हैं. Number 2, दूसरा क्या है coherence? Spatial coherence. It is known as lateral coherence or transverse coherence. It indicates how apart from each other can the two sources of light or two portions of the same source can be located in a direction transverse to the direction of observation so as to get the property of coherence
ओवर ए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स। तो ये हो गया डिफिनीशन, बहुत शॉर्ट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन रीड एंड टेक इट इन योर माइंड so that you can write in your examinations. This is all about wave optics of GE4 syllabus according to syllabus of GE4। और वेव ऑप्टिक्स में हमको इतना ही पढ़ना था, तो वेव ऑप्टिक्स को हमने आज पिछले क्लास मतलब स्टडीज क्लास और आज के क्लास में वेव ऑप्टिक्स चैप्टर पूरा समाप्त हो गया। अब हम एक नए चैप्टर को लेकर पढ़ेंगे कल, और उस नए चैप्टर का नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। नाम सुने होंगे, और उसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी टुमारो के क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।